नमस्ते। चुनाव सुधार की बात हम आपसे कर रहे हैं। पिछले अंक में चुनाव सुधारों को लेकर के कुछ बात हुई थी। आज फिर हमारे साथ अरुण कुमार जी मौजूद हैं। चुनाव सुधार को लेकर के कई सारे बातें भारत जैसे स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में होती रहती हैं। चूंकि स्वस्थ लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये ज़रूरी है कि अच्छे और साफ-सुथरे लोग जनता के प्रतिनिधि चुने जाएँ। इसी क्रम में चुनाव सुधारों को लेकर के उठ रहे सवालों के चलते कई सारे सुधार के गुंजाइशें भी यहाँ पर बनी रहती हैं। पिछले अंक में जो बात हुई थी वो फैक्टर को हमने सुना था, फैक्टर की शुरुआत हुई थी, फैक्टर की बात हुई थी। आज हम इस अंक में जानेंगे अरुण जी से कि इस फैक्टर के का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, फिर कैसे आगे बढ़ा था। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पिछले अंक में फैक्टर को लेकर के आपने बात किया था। अब विस्तार से हमें जरा इस बारे में बताइए कि फैक्टर का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था और फिर ये कैसे आगे बढ़ा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी वो हमने बताया था। और हमने जब फैक्टर बना लिया तो हम सबसे पहले इसको हम लोग लॉन्च करने के लिए बैंगलोर गए और बैंगलोर में फैक्टर को लॉन्च किया गया। और उसके पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस वेंकट चलैया साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो इसकी अध्यक्षता करें। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया कि साहब मैं ये काम कर रहा हूं चुनाव सुधारों पे और आप जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, हम बैंगलोर से ही पहली शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब चुनाव सुधारों पे इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों ने तमाम सारी अपनी राय रखी है और सब फाइल बना करके चुनाव आयोग में धूल फाक रहा है, तो आप क्या कर लेंगे। तो मैंने जो तुरंत उनको जवाब दिया, मैंने उनसे कहा कि सर ये जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये लोग प्रोफेसर लोग हैं, इनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, इनको लगा कि चुनाव सुधार पे ये काम हमको करना चाहिए और उस पर उन्होंने रिसर्च किया और उस पर उन्होंने कुछ लिख दिया। अब वो हो या ना हो इसकी पीड़ा उनको नहीं है। जरूर जो आदमी लिखता है चाहता है ये हो, लेकिन उसके लिए वो बेचैनी उनको नहीं होगी जो मुझे हो सकती है, इसलिए कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और पिछले 30 सालों से मैं राजनीति के जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मैंने पार्टी में काम किया है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं यह सब मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और मुझे जो पीड़ा है वो ये है कि हम भी राजनीति करते हैं और कुर्ता पजामा पहनते हैं खादी का, और मुझे भी लोग चोर समझते हैं जबकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। तो मुझे इसकी पीड़ा है, इसलिए मैं ये चुनाव सुधार करना चाहता हूं। और तब हमारी शुरुआत वहां लॉन्च हुआ। उन्हें देश भर के उन्होंने बहुत लोगों को बुला रखा था। वहां मैंने जो हमारी दिल्ली मीटिंग में तय हुआ था, वहां मैंने शुरुआत इस तरह से की कि जो पैसा है वो इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, उसका एक सबसे सटीक तरीका तो ये होगा कि इस देश में हर 5 साल में लगभग 4 चुनाव होते हैं। एक तो विधानसभा का चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक पंचायत चुनाव होते हैं, और ये सारे चुनाव पूरे देश स्तर पे होते हैं। इसके अलावा बाई इलेक्शन होता है, कहीं चुनाव सरकार गिर गई तो वहां होता है। कुल मिला के 4 चुनाव होते हैं। अब एक चुनाव कराने में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वह हर चुनाव से 1-1.5 महीना पहले कोई काम नहीं करती है, केवल चुनाव की तैयारी करती है। इनको इतनी बड़ी तनख्वाह हम दे रहे हैं कि समाज देश में जो प्रगति के काम है, विकास के काम है, उनकी रखवाली करते हैं या उनकी देखरेख करते हैं, जबकि ये 5 साल में 8 महीना ये कुछ काम नहीं करते। केवल इस तथाकथित लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग चुनाव कराने की तैयारी करते हैं। तो अगर और फिर जितने भी राजनीतिक दल हैं इनका काम क्या है कि पार्टी के मेंबर बनाना, पार्टी के में चुनाव कराना, और उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राज्य परिषद हो, राष्ट्रीय परिषद हो, ये पार्टी के हर पार्टियों में ये तरीका है।
जबकि किसी भी पार्टी में अब आज की तारीख में हर 2 साल में कहीं इलेक्शन नहीं होता, हर पार्टी में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल में इलेक्शन होता है। और उसके पीछे कारण क्या होता है, वो भी जब इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेज देता है कि अगर साहब इस साल आपने चुनाव नहीं कराया तो हम आपकी सदस्यता खत्म कर देंगे, तब डर करके सभी राजनीतिक दल चुनाव कराते हैं अपनी पार्टियों का। और इनके पीछे सबसे बड़ा बहाना या सच्चाई भी है कि साहब हरदम चुनाव हो रहा है, हरदम हर पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहीं कहीं पंचायत चुनाव हो रहा है, कहीं विधानसभा हो रहा है, कभी लोकसभा हो रहा है, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता है कि अपनी पार्टी के नीतियों के आधार पे अपने पार्टी को कैडर तैयार कर सकें। मुझे याद नहीं आ रहा है कि 1977 के बाद सोशलिस्ट पार्टी में जब हम लोग थे तो जरूर उनका हमेशा पार्टी का कैंप हुआ करता था और प्रशिक्षण शिविर हुआ करता था। 77 के बाद कम से कम मेरे दल में, जनता दल यूनाइटेड में जो मैं था, या जनता दल में था, या जनता पार्टी में, एक भी प्रशिक्षण का काम नहीं हो पाया, इसलिए कि हमेशा चुनाव होते हैं और पैसा बहुत खर्च होता है। और मैं समझता हूं कि यही कमोबेश सभी पार्टियों में लगभग यही बचा है कि अब कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं होता है। अब आप बताइए, हमारा जो कैडर है वो जानता ही नहीं है कि हमारी पार्टी की वास्तव में नीति क्या है, इसलिए कि केवल सब लोग व्यस्त हैं। और जो हमारे अधिकारी हैं वो 8 महीना खराब होता है उनका। पार्टियों की दुर्दशा ये है कि वो लोग अपनी पार्टी ही नहीं बना पा रहे हैं और हर दम चुनाव के नाते इतना पैसे का खर्चा शुरू हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एक विचार आया था कि अगर ये चुनाव सारे एक साथ हो जाएं, अगर एक साथ चुनाव हुआ तो सबसे पहला तो यही समझ लीजिए आप कि 8 महीना की जगह पे हमारे अधिकारी 2 महीना, 5 साल में केवल 2 महीना ये खर्च करेंगे इस तथाकथित लोकतंत्र को बचाने के लिए। बाकी 6 महीना वो विकास के जो कार्य होते हैं उसको देखते रहेंगे। सभी राजनीतिक दल को भी पूरा समय मिलेगा अपने पार्टी के कैडर को तैयार करना और पार्टी के अंदर जो इनर डेमोक्रेसी है उसको भी बचाए रखना। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। और पैसे की बचत कितनी होगी कि चुनाव आयोग जो 4 चुनाव कराता है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव आयोग हो चाहे राष्ट्र का हो, इसमें 20,000 करोड़ रुपया खर्च होते हैं एक चुनाव कराने में। तो जब 4 चुनाव कराते हैं लोग, कितना अकूत संपत्ति खर्च होती है केवल चुनाव कराने में। तो इस चुनाव के पैसे को भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम कैसे चुनाव में पैसा न खर्च करें, असल मुद्दा यही है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो अब हर पार्टियों में एक पार्टी का कार्यकर्ता है जो पार्टी का झंडा लेके चलता है, नेताओं का जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। अब वह चुनाव लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो हम होता क्या है कि अब पैसे वाले उम्मीदवार और जिताऊ उम्मीदवार, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया पिछले 20-25 साल में कि जिताऊ उम्मीदवार, इधर जितनी भी पार्टियां हैं वो सब संगठनात्मक ढंग से पार्टी को मजबूत नहीं बनाना चाहती हैं, वो केवल सरकार बनाने के लिए, और सरकार तभी बनेगी जब आपके ज्यादा एमएलए चुनाव जीतेंगे। तो सरकार बनाने के लिए उनको ऐसे उम्मीदवार चाहिए जिनके पास खूब पैसा हो और जिनके पास अपनी ताकत हो खुद की। ऐसा भी देखने में आया कि जो पार्टी के लोग हैं वो चुनाव में कोई काम ही नहीं करे, इसलिए उनके पास काम ही नहीं है। इधर टिकट आपने ऐसे आदमी को दे दिया है जो वहां का धन पशु है, कोई अपराधी है, उसकी अपनी टीम होती है, वो अपना चुनाव लड़ता है या जीतता है या हारता है। पार्टी के लोगों का कोई काम रहता ही नहीं कि वो लोग चुनाव में काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो खाका बन गया इस देश की राजनीति का कि अब एक तरफ कुछ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और कुछ खाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब आप सोचिए कि देश में जनता और नेता के बीच की जो दूरी है जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, वो ये हो गया कि एक ही आदमी आज समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, अगले 5 साल बाद
वो सीधे कांग्रेस पार्टी में चला जाता है, बाद में भाजपा में चला जाता है, फिर समाजवादी पार्टी में आ जाता है। मतलब कोई नीति और सिद्धांत की कोई बात ही नहीं है जनता की निगाह में। वो कोई भी जो व्यक्ति है उसका पैसा है और उसका लोग हैं अगर तो चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ नीति और सिद्धांत हर राजनीति के लिए खत्म सा हो गया। यह जो जनता और नेता के बीच की दूरी का सब बहुत बड़ा कारण यह है, और कोई सिद्धांत का बात होता ही नहीं है। कल ही अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी वादा करती है उसको बताना पड़ेगा कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं चुनाव आयोग से, इसलिए कि हम वोट मांगने जाते हैं किस आधार पे कि हम ये काम करेंगे। मान लीजिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमने देश की जनता को वादा किया कि साहब ये शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है इसमें कुल हम 3.5 या 4% खर्च कर रहे हैं। हम इस शिक्षा व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त बनाएंगे और हम इस पर 8% खर्च करेंगे ताकि जितने भी बच्चे हैं उन सब को हम प्राइमरी शिक्षा दे सकें। इसी का वादा करें हम कम से कम कि प्राइमरी शिक्षा तक या इंटर हम निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा देंगे। आप थोड़ा कल्पना करिए कि 2 तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सरकारी स्कूलों में 10-20 रुपया फीस दे करके और एक 2,000 से लेके 5,000 और 10,000 रुपया महीना फीस रख के बड़े पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मेरी पार्टी जनता की पार्टी है तो हमें सबको बराबर शिक्षा देनी चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हमें निश्चित तौर पे हमें 8% खर्च करना पड़ेगा इस बजट में। अब 8%, 4 से 8% हमको जाना है तो 2 चीज हो सकती है कि हम ये तय करें कि ये सरकार जो है ऐसे फालतू कामों में पैसा खर्च कर रही है, हम ये नहीं खर्च करने देंगे। हम इस खर्च को बचाएंगे और वो पैसा हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। या हम ये कहें कि हम नया टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स से जो पैसा आएगा हम वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। और जब यह लेके जाएंगे जनता के पास और हम कहेंगे कि साहब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस देश के हर बच्चे को निःशुल्क और समान शिक्षा देंगे और आप मुझे वोट दीजिए। अब वो उसमें बताएंगे हम कि हम ये फालतू जो खर्चे होते हैं सरकार के हम इसकी कटौती करेंगे या हम इतना टैक्स बढ़ाएंगे और इस टैक्स से पैसे से जो पैसा आएगा उससे हम समान शिक्षा पे या निःशुल्क शिक्षा पे खर्च करेंगे। निश्चित ही इस देश की जनता उस पार्टी को वोट देना पसंद करेगी जो पार्टी ये वादा करेगी। आज तो हालत यह है कि जो चुनाव घोषणा पत्र होता है सभी पार्टियां इतना घोषणा करती हैं जिनके बारे में खुद ही उनको नहीं मालूम और वो घोषणा कर देंगे। कैसे पूरा होगा इसके बारे में सोचते ही नहीं है, कहते हैं अरे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो होता यह है कि अब आज की तारीख में सभी चुनाव कार्यालयों में जो चुनाव घोषणा पत्र होता है उसको कोई पढ़ता ही नहीं। हमने पता लगा अपने पार्टी में या हमने जब हम चुनाव कार्यालयों को निरीक्षण करने जाते थे तो पता चलता था कि चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा हुआ किसी ने मांगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जनता को विश्वास ही नहीं है कि आप जो चुनाव घोषणा पत्र कर रहे हैं उसको आप पूरा करने वाले हैं। तो कम से कम जनता और नेता के बीच में या जनता राजनीतिक दल के बीच में विश्वास पैदा होना चाहिए। उसके लिए हमें इस तरह का काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो आज जिस तरह से वोट मांगा जा रहा है केवल धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर हम मांग के चल रहे हैं कि इस पार्टी का इस जाति का वोट है, इस पार्टी का इस धर्म का वोट है। इस आधार पे ही हम केवल वोट मांग रहे हैं। कोई सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम नहीं है जिसके आधार पे हम वोट मांगते हैं। तो अगर इस तरह की बात शुरू हो जाए कि हर पार्टी बतावे कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा करे और उसको पूरा करे, और खाली कहने की बात नहीं है, उसके लिए चुनाव आयोग को ऐसे भी नियम बनाने पड़ेंगे ताकि अगर कोई पार्टी वादा करती है और उसको पूरा नहीं करती है तो उसको हम
अगले चुनाव में लड़ने से रोक सके कि अगर आप पार्टी हैं और आप सरकार बना लिए, इस आधार पर जनता ने आपको वोट किया और आपने उस वादे को पूरा नहीं किया, तो हम आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। 2014 के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, उस दिशा में कोई प्रयास भी नहीं किया। लेकिन चूंकि वोट मिला था धर्म के आधार पे, इसलिए जो उनका कोर वोटर है उसको लग रहा है कि हमारा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है यही हमको बचा पाएगा, उसको आर्थिक एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है, और उनको फिर दोबारा वोट दे दिया। उसका नतीजा हुआ 2019 के चुनाव में तो उन्होंने कोई वायदा ही नहीं किया, कोई भी, कि हम क्या करेंगे, और किया भी बहुत सतह ढंग का वादा था जिसके ऊपर कोई जनता का निगाह गया ही नहीं। इस तरह से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि राजनीतिक दल चुनाव में जो वादा करें उसको पूरा करें, ताकि जनता उन वायदों के आधार पर वोट करे, न कि जात के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट करे। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा राजनीति में और चुनाव में होना चाहिए। इसके अलावा आप बताइए कि आज की तारीख में नेताओं की छवि इतनी खराब हो गई है कि रिक्शा वाले से लेकर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक हर आदमी नेताओं को भ्रष्ट, चोर, उचक्का, मतलब कोई सम्मान का एक शब्द भी किसी भी नेता के लिए नहीं बचा है। यह जब तक, आप बताइए कि आखिर हमारी विधानसभाएं और लोकसभा, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ें, कितना बोलेंगे, कितना लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, यह सब हमारी विधानसभा और लोकसभा तय करती है। और इसमें बैठे हुए लोग जिनको कोई इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, वो लोग तय करेंगे कि राजनीतिक परिपक्व लोग या राजनीति में दखलंदाजी करने वाले लोग, जिन लोगों ने राजनीति किया है, समझा है, जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, ये लोग जब आएंगे तभी ये सब चीजें पूरा हो सकती हैं। इसलिए चुनाव को किसी एन केन प्रकार, किसी भी तरह से चुनाव में पैसा न खर्च हो, नहीं के बराबर खर्च हो, इसका हमको इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वादे करते हैं पर उन वादों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, या दूसरा कि चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं कि इस राजनीतिक दल के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता है, और साथ ही साथ यही वो कारण है जिसकी वजह से दल बदल की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर भेंट होगी एक नए सवाल के साथ और नए जवाब के साथ इस चुनाव सुधार की प्रक्रिया में। धन्यवाद।